theorem and the way how we did identify the type of problems that they are related to the Bayes theorem. So this was probably the last question which was given to you in your homework. और अब इसमें चेक करिए ध्यान से क्या कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज करा गया था, और आई थिंक आई हैव डिस्कस, आई डोंट रिमेम्बर, एनीवे एक बार कर लेते हैं, सारा प्रीवियस भी चीजें याद आ जाएंगी, रिकॉल हो जाएगा. One bag contains 5 white and 6 black balls. Another bag contains 7 white and 3 black balls. One ball at random is transferred from first bag to the second bag. यहां से एक बॉल ट्रांसफर कर दी गई इस बैग में. तो ऑफ कोर्स अब यहां से अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो देखिए क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है. व्हाट विल बी, यहां से वन बॉल इज ट्रांसफर्ड. अब वो वन बॉल ऑब्वियसली या तो व्हाइट हो सकती है या ब्लैक हो सकती है. सो दैट द स्टेटस अपडेट फॉर द सेकंड बैग वुड बी वन व्हाइट. अगर इसमें एक्स्ट्रा आ जाए तो पहले 7 व्हाइट थी, अब 8 व्हाइट हो जाएंगी. नहीं तो अगर एक व्हाइट ब्लैक आ जाए, ये तो यही रही, और एक ब्लैक एक्स्ट्रा कर दो, पहले से 3 थी, ये 4 हो जाएंगे. और फिर क्या करा गया, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट. तो आप चेक करिए, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल निकालना है. इट इज नॉट एग्जैक्टली द बेस थ्योरम. ये क्या है सोच के देखिए. बेस थ्योरम से जस्ट पहले वी डिड टॉक अबाउट द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और दैट इज नथिंग बट द डिनोमिनेटर ऑफ बेस थ्योरम. तो वो यहां लगने वाला है. तो आप चेक करिए, अगर मैंने यहां पर इवेंट E1 कह दिया, आपके पास बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट, बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग इज वाइट, और E2 ले लिया आपने, बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग इज ब्लैक, राइट. और फिर आपको ए इवेंट मैंने मान लिया गेटिंग दी वाइट बॉल. तो हमें निकालना है P ऑफ A. और लॉजिकली सोचिए P ऑफ A क्या होगा. पहले मान लो व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो और फिर व्हाइट बॉल आ जाए सेकंड वाले बैग से. नहीं तो क्या हो सकता था, ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो और फिर दूसरे बैग से आपके पास व्हाइट बॉल आ जाए. तो अंडरस्टैंड, जो ये मैंने बोलते हुए प्रोबेबिलिटी को लिखा है ये फॉर्मूला की फॉर्म में, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो चेक इट आउट. P ऑफ E1 कितना है, अब डायरेक्ट लिखते हैं. P ऑफ E1, वन कौन सी बॉल ट्रांसफर हो रही है, व्हाइट बॉल. तो व्हाइट बॉल कितनी थी, 5 थी. 5 बाय टोटल तो 11 बॉल्स है. अब A बाय E1 का मतलब क्या है, E1 हो गया. E1 का मतलब ये व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो गई. अब यहां से भी व्हाइट बॉल आ जाए तो यहां से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8 बाय 11. 8 व्हाइट है, टोटल 11 है. नहीं तो सेकंड केस क्या बनेगा, P ऑफ E2 का मतलब क्या है, ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड, ब्लैक बॉल. तो यहां से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 6 बाय 11, इसमें से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी.
मतलब एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो गई, मैं अब यहां आ गया। अब यहां से मुझे फिर से क्या चाहिए, व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 7/11। 7 व्हाइट है आउट ऑफ टोटल 11 balls. Simplify, you will have your required answer. Check out this question. अब इसी क्वेश्चन की थोड़ा एक्सटेंशन। An urn contain 10 white, 3 black balls. Another urn contains 3 white, 5 black balls. अब देखो डिफरेंस क्या करा गया। 2 balls are drawn from first urn and put into the second urn. 2 balls are drawn। अब यहां से यहां पर 2 balls को ट्रांसफर करा गया है। तो लॉजिकली सोचिए, इफ वी ट्रांसफर 2 balls तो क्या क्या केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। दोनों व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो जाती, नहीं तो क्या होता, से दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो जाती, और नहीं तो क्या होता, एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल आ जाती इसके अंदर। तो इंस्टेड, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में से 2 केसेस थे, अब 3 केसेस पॉसिबल हैं अगर 2 बॉल्स ट्रांसफर होंगी। मींस व्हाट विल बी द स्टेटस अपडेट ऑफ दिस सेकंड बैग। अब इस वाले केस में 2 व्हाइट एक्स्ट्रा आ गई, पहले वाले में 2 व्हाइट एक्स्ट्रा कर दो तो 5 व्हाइट हो जाएंगी, ब्लैक विल बी द सेम। 2 ब्लैक एक्स्ट्रा कर दो तो 2 एक्स्ट्रा ब्लैक कर दी, 5 पहले से ही थी, 7 ब्लैक। फिर एक एक ऐड कर दो, 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक हो जाएंगे। तो दिस इज अ सिंपल लॉजिक। तो ये डायग्राम तो आई एम श्योर इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और होना भी चाहिए कि ये मेन फंडामेंटल थिंग है। अब आप फर्दर चेक करिए, अब क्या करा, ये हो गया, चलो सेकंड बैग में ये 3 पॉसिबिलिटीज आ गई, राइट। इसका मतलब हमारे पास E1, E2, E3 रहा होगा। वो क्या रहा होगा, 2 वाइट बॉल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 to 2, फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में। सेकंड वाला ऑफ कोर्स 2 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर्ड, और थर्ड रहा होगा 1 वाइट 1 ब्लैक बॉल्स, दे आर ट्रांसफर्ड। और अब आपके पास क्या कह रहे हैं, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दी सेकेंड अर्न। सेकेंड वाले से अब एक ही बॉल को ड्रॉ करा गया, अ बॉल। ये ध्यान से समझिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आए हुए हैं, एक बॉल की जगह 2 बॉल्स को ड्रॉ करवा दिया। तो दैट इज अगेन नॉट डिफिकल्ट, वो मैं डिस्कस कर लूंगा। बट मेन ये है कि कह रहे हैं सेकंड बैग से अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड अर्न, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज अ वाइट बॉल। तो आपसे व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है। अब आप फिर से सोचिए, इट इज नॉट द बेस थ्योरम, इट इज जस्ट बिफोर दैट द डिनोमिनेटर ऑफ बेस थ्योरम जो रहा था पी ऑफ ए। और पी ऑफ ए क्या बनेगा, कंडीशंस अटैच्ड है। पहले इवन, मतलब मान लो ये हो जाता, ये वाला केस। लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर फॉर दैट, let me use different colors to understand this.
तो पहला केस देखो मैं ले रहा हूं कि P ऑफ ये वाला जो है, ये रेड से दिखा रहा हूं, पहला केस है E1 हो जाए और फिर A/E1। थिंक लॉजिकली। नेक्स्ट केस ये वाला ले लेते हैं। क्या होगा? पहले E2 हो जाए, दो ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो, और फिर सेकंड वाले से व्हाइट बॉल आ जाए। नहीं तो थर्ड केस ये रहा आपका। ये क्या बनेगा? E3 हो जाए, एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो, और फिर यहां से भी व्हाइट बॉल आ जाए। तो अब इसे, अब आप ध्यान से सोचिए कैसे। पहली बात तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये फॉर्मूला जो फॉर्म में एक तरह से डराइव किया लिखा गया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर। वंस दिस इज वन, तो P ऑफ E1 का मतलब ये वाला केस हो जाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? सोचिए ध्यान से। E1 का मतलब दो व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो रही हैं, यहां से दो व्हाइट बॉल, और अगर कुछ भी नहीं लिखा, नेचुरल इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट, तो यहां से व्हाइट बॉल ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी क्या है? दो व्हाइट बॉल, पहली व्हाइट हो जाए 3/13, थ्री व्हाइट है, टोटल 13 है। दूसरी भी व्हाइट हो जाए 2/12। ये हो गया P ऑफ E1। फिर आ गया A/E1। ये हो चुका है, मैं यहां तक आ चुका हूं, नीचे वाले इसमें सेकंड बैग में। अब सेकंड बैग से क्या मिल जाए मुझे? व्हाइट बॉल। 5 व्हाइट बॉल्स हैं आउट ऑफ टोटल 10 बॉल्स। आई एम टेकिंग अ पॉज नाउ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ये वाला पार्ट जो रेड से लिखा है, फर्स्ट केस ऑफ ट्रांसफर। सर सर यस। वो फर्स्ट वाले में तो 10 वाइट है ना? सो इट शुड बी एक 10 मिनट। आउट ऑफ 13। व्हाइट, ओहो मैंने ब्लैक वाला लिख लिया, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, वो मैंने ब्लैक वाला लिख लिया। या टोटल बॉल तो 13 ही थी, हाँ, और हमें वाइट करनी थी, वाइट 10 थी, तो यहां पर आपका 10 आती, पहली आ जाती आपके पास वाइट, और दूसरी भी वाइट आ जाए, तो 9/12 हो जाएगा, राइट। अब P ऑफ E2 में हो गया। E2 का मतलब क्या था? टू ब्लैक आर ट्रांसफर्ड, ये दो ब्लैक बॉल ट्रांसफर। पर याद रखो ब्लैक बॉल ट्रांसफर भी तो यहां से हुई है, तो इसमें से दो ब्लैक बॉल पहले ट्रांसफर हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में मैंने पहले लिख दी थी, वो ये हो जाएगा। ये आ गई मेरे पास दो ब्लैक बॉल। अब ये हो, व्हाइट बॉल आ जाए यहां से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10। थ्री व्हाइट है आउट ऑफ 10 बॉल्स। प्लस में P ऑफ E3 का मतलब क्या है? E3, E3 का मतलब एक व्हाइट और एक ब्लैक ट्रांसफर हुई, एक व्हाइट और एक ब्लैक। तो एक व्हाइट और एक ब्लैक यहां से पहले ट्रांसफर हुई है, ये याद रखो, पिछला वाला केस यहां से। तो व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई 10/13, और एक ब्लैक हो जाए ट्रांसफर 3/, बॉल तो एक कम हुई है, और रिवर्स केस भी हो सकता था। तो शुड वी नीड टू काउंट दैट, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा या नहीं होगा? दैट इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू। ये आएगा या नहीं आएगा?
इसे भी पॉज में रखते हैं, आप सोचिएगा इस चीज को कि यहाँ इंटू टू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो दिस इज स्टिल ओपन फॉर एवरीवन। कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी हम इसको आंसर कर पाएंगे, तो प्लीज थिंक अबाउट दिस। इस टू का होना है या नहीं होना है इंटू टू। और फिर व्हाट इज पी ऑफ ए बाई ई थ्री? ए बाई ई थ्री का मतलब वन वाइट वन ब्लैक हो गई ट्रांसफर, मैं यहां आ गया, यहां से मुझे क्या चाहिए? गेटिंग दी व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल 4/10 हो रहा है। आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट। एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए इस चीज को, कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। यस, ये आया समझ। और कोई क्या अब मुझे बता सकता है कि यहाँ ये इंटू टू आएगा या नहीं आएगा? यहाँ चलो आएगा। आप सोचना क्यों। मैंने आपको ये भी बता दिया कि दिस इज द करेक्ट थिंग विच आई हैव रिटन ओवर हियर। Now, few questions I'm considering from एनसीईआरटी ओनली। अब ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपके एनसीईआरटी से स्टार्ट करा है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 बेस्ड। Of the students in a college, it is known 60% reside in a hostel, 40% are day scholars, मतलब जो हॉस्टलर नहीं है। Previous year results report that 30% of students who reside in hostel attain A grade and 20% of day scholars attain A grade in their annual examination। ठीक है, 20% ऑफ डे स्कॉलर्स, तो ए ग्रेड कितनों का आया? 30% हॉस्टलर्स का और 20% नॉन हॉस्टलर्स का ए ग्रेड आया। At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has a A grade। तो मेरा मेन देखो, बोलने से समझ आ रहा होगा, इम्फेसिस में यहाँ गिवन क्या है? एंड ही हैज अ A grade। What is the probability? What is the probability that the student is a hostler? So of course I will be having two events। Even क्या होगा? Student is a hostler, student is a day scholar, और ए क्या हो गया? Student has A grade। And what we need to find here, that student is a hostler, मतलब P of E1 by A। ये तो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन और चीजें हो जाती हैं जो आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए अब तक। अब फॉर्मूला इसका क्या बनने वाला है, क्विकली आपको याद दिलवा देता हूं। रिकॉल ये किया था,
यूजिंग द बेस थ्योरम। थोड़ा भी ब्रेक आ जाता है तो कुछ चीजें फिर निकल जाती हैं माइंड से, इसलिए मैं रिकॉल करवा रहा हूं। दिस इज यूजिंग द बेस थ्योरम। हेयर, बस अब आप सोचिए आपके पास सारी वैल्यूज आरएचएस की ये प्राइमरी प्रोबेबिलिटीज हैं विच आर ऑलरेडी गिवन टू मी। चेक इट आउट। P of E1, student is a hostler, गिवन है 60% और डे स्कॉलर 40%। ए बाई E1 का मतलब क्या हो गया? हॉस्टलर गिवन है और अब उसका ए ग्रेड हो, तो हॉस्टलर ऑब्टेनिंग ए ग्रेड क्लियर लैंग्वेज में दिया हुआ है 30% और दूसरे वाला है 20%। We just need to substitute all these values. Check out this question. In answering a question on multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. So अभी सिंपल केस लिया है क्योंकि थर्ड ऑप्शन भी है चीटिंग, विच इज नॉट कंसिडर्ड हेयर। अभी कह रहे हैं एमसीक्यू टेस्ट चल रहा है एंड स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और ही गेसेस। सो स्टूडेंट knows the answer and second one student guesses the answer. Let 3 by 4 be the probability he knows the answer, 1 by 4 be the probability that he guesses. तो यहां से तो अगर देखा जाए तो ये बहुत इजीली P of E1 कितना है? knows the answer. P of E2 is 1 by 4. Assuming that student who guesses at the answer will be correct with the probability 1 by 4. What is the probability that student knows the answer? Given क्या है? He answered correctly. तो given को हम event A कह देंगे. He answered correctly. So what we need to find? Student knows the answer. Given he answered correctly. तो बेस थ्योरम से फॉर्मूला तो बन जाएगा। अब इसमें जो टर्म इन्वॉल्व हुई हैं सिर्फ उनकी बात कर लेते हैं। E1 E2 तो क्लियर था, अब जरा इस पे ध्यान से फोकस करिए। व्हाट इज P of A by E1? So what? यस, A by E1 का मतलब क्या है? A by E1 E1 हो गया, ये गिवन है। स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर और फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्ड करेक्टली। सो इट फॉल्स अंडर अ कॉमन सेंस। अगर एमसीक्यू में आपको आंसर आता है देन प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप उसको सही मार्क करेंगे? दैट इज 1. सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दोज केसेस कि कोई स्टूडेंट इतना
अब वो ये कहे कि मुझे आंसर आता तो है बट आई विल मार्क इट इनकरेक्ट, तो वी विल नॉट कंसीडर सच आई मीन केसेस जो शायद पॉसिबल होंगे भी नहीं. सो दैट इज अ श्योर इवेंट. ए बाई ई टू हो गया. ई टू हो गया मतलब स्टूडेंट ने गेस करा 1/4. और फिर सही हो जाए. ये क्लियर कट आपको यहां 1/4 गिवन था. राइट. अब इसी की एक्सटेंशंस में चेक आउट दिस लॉजिकल क्वेश्चन. आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स. अब आप अपने आप ध्यान से समझे. आई नॉट स्पीक. ट्राई आउट दिस क्वेश्चन. ये बोर्ड से लिया है सीबीएसई. अब चेक करिए आपको क्या क्या चीजें गिवन थी. In answering a question in MCQ test with 4 choices per question, a student knows the answer, guesses the answer और copies the answer. तो अब एक्चुअल में वो 3 पॉसिबिलिटीज जो हो सकती हैं उन्हें ले लिया है. तो इट विल हेल्प मी फॉर डिफाइनिंग माय इवेंट्स. स्टूडेंट knows the answer, student guesses the answer, student copies the answer. Let half be the probability that he knows the answer, 1/4 be the probability he guesses, 1/4 that he copies. ठीक है, ये सारे आपको गिवन है. तो डायरेक्टली E1 हाफ, E2 1/4, E3 1/4. Assuming that a student who copies the answer will be correct with probability 3/4. सिर्फ एक चीज गिवन है ये. What is the probability that student knows the answer given that he answered correctly? तो गिवन क्या है? Student answered correctly. और क्या निकालना है? That he knows the answer. तो चेक करते हैं फॉर्मूला में जो टर्म इन्वॉल्व होंगी बेस थ्योरम के. E1 E2 E3 तो सिंपल था. अब सोचते हैं व्हाट इज P ऑफ A बाई E1, P ऑफ A बाई E2 एंड P ऑफ A बाई E3.
Yeah, what is P of A by E1? Anyone? So 1. It is 1. E1 हो गया, स्टूडेंट नोज द आंसर, और फिर वही है कि ही आंसर्ड करेक्टली, तो आंसर पता है तो यू विल ऑफ कोर्स आंसर इट करेक्ट। 1 हो गया। A by E2, स्टूडेंट नोज द आंसर, और E2 सॉरी स्टूडेंट गेसेस द आंसर, गेस करा और वो सही हो जाए, व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी? So 1 by 4. हाउ? इट इज करेक्ट। कैसे? So 4 choices, 1 correct. यस, ये चीज जो ऊपर लिखी हुई थी वो यहां से आएगा, ये कंसेप्ट यहां से। एमसीक्यू 4 चॉइसेस हैं, तो ऑफ कोर्स 4 चॉइसेस में से कोई भी अगर आप गेस वर्क करेंगे 1 चांस है आउट ऑफ 4। तो ये लॉजिकल था ऊपर वाली स्टेटमेंट से। और ए बाई E3 कॉपी करा, चीटिंग करी और सही हो जाए, so that is given as 3 by 4. Do remember E1, E2, E3 etc. in journal, they are my elementary events. Elementary events का मतलब इन सभी का सम 1 होगा, नीचे वालों का सम 1 की हम बात इन जनरल नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली वैसे वो भी आना चाहिए, बट P ऑफ E1, E2, E3 ये आपके एलिमेंट्री इवेंट्स रहे हैं। अब एक चीज पिछले क्वेश्चन से, ये तो चलो आप कर लेंगे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद, कैन वी से E1 एंड E2 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं यहां पर? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में इसको एलिमेंट्री कर दिया गया है, बट अदरवाइज आप सोचिए एलिमेंट्री इवेंट्स होने का मतलब दैट इज कंसिडरिंग ऑल दी पॉसिबिलिटीज। तो ऑल दी पॉसिबिलिटीज में इन्होंने चीटिंग वाला केस इग्नोर कर दिया था, वो नहीं कंसिडर किया था, राइट? तो इसीलिए इन जर्नल एलिमेंट्री इवेंट नहीं रहे थे, बट क्वेश्चन में ही जब उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, दैट्स द रीजन कि इन्होंने 3/4 और 1/4 दोनों दे दिए थे, कि थर्ड पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि इन दोनों का सम अगर 1 आ गया तो चीटिंग वाला केस हम इमेजिन भी नहीं करेंगे कि वो भी पॉसिबल है, इसीलिए ये एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे यहां पर। Coming to the homework part, check out a very simple question जो मैं आपको मार्क कर रहा हूं फॉर होमवर्क, दिस 6th क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, एक ये 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, यस 9th तक, फिर वो थोड़ा लॉजिकल अलग हो जाएगा। So attempt these 3-4 questions in your homework. I'll compile and place them in a one single sheet, but please do it. सब इसको करके मुझे सेंड कीजिए। ब्रेक आ गया है तो चीजें एक फ्लो आपका टूट जाता है, तो प्लीज बी इन द फ्लो, पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे से करते रहिए। In case if no doubt, you can leave the meeting. Thank you, sir. ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। या चलिए प्लीज लीव।
ओके चलिए, अस्मी, कीर्ति, रवि। Removing you all.